हेलो एवरीवन। देखिए बेटा, हम लोगों ने इसी विद्युत रसायन का पिछला जो मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 6 क्या स्टडी किया था। उसमें हमने मॉड्यूल नंबर 6 में हमने पढ़ा था, शुरुआती स्थिति में हमने मोलर चालकत्व, तुल्यांकी चालकत्व अथवा चालकता न्यूमेरिकल के माध्यम से कैसे निकालेंगे। ठीक है, कुछ आंकड़े, कुछ डाटा हमें दिए जाएं, उनके सूत्र हमने तैयार किए थे और उन सूत्रों की सहायता से हम लोग ये कैसे ज्ञात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंटल प्रयोग और था, एक प्रयोग और था जिसमें हमें किसी विद्युत अपघटनीय चालक का चालकत्व निकालने की बात कही गई थी। अब विद्युत अपनी चालक का चालकत्व यानी जी, जिसे आप सी से प्रदर्शित करते हैं, जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, तो सीधे तौर पर हम चालकत्व को तो नहीं निकाल सकते, इसलिए पहले क्या निकालते हैं अपन, प्रतिरोध, और फिर उसका व्युत्क्रम कर दिया जाए, ठीक है, तो वो चालकत्व कहलाएगा। और ये बात से हम पहले से ही परिचित हैं कि किसी भी चालक का चालकत्व कब चालकता कहलाता है, तो आपका अर्थ हो जाएगा कि सर अगर वो चालक का आयतन 1 घन सेंटीमीटर हो, अगर 1 घन सेंटीमीटर आयतन होगा तो फिर उस चालक में जितने भी आयन होंगे, ठीक है, हम विद्युत अपनी चालक की बात करते हैं, इतना आपके दिमाग में रहना चाहिए, तो 1 घन सेंटीमीटर आयतन में जितने भी 1 घन सेंटीमीटर आयतन में जितने भी आयन होंगे उनके चालकत्व को हम चालकता कहेंगे। यानी वो जी बराबर के, या ये कह दें के बराबर जी कब हो जाता है, यानी चालकता कब कहलाएगा, जब आयतन 1 घन सेंटीमीटर हो और आयतन कुछ भी, ठीक है, तब उसे क्या बोलेंगे हम लोग, चालकत्व ही कहेंगे। इज दैट क्लियर। तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज विधि की सहायता ली, जिसमें 2 कठिनाइयां आती हैं, धातुओं की तरह निकालना वाली बात, और दूसरी बात डीसी धारा, डायरेक्ट धारा को उपयोग करते हैं तो क्या हो रहा है, तो उसका समाधान क्या निकाला गया, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा उपयोग में लाई जाए। और इस समाधान के बाद पूरी विधि आती थी, ब्रिज की 4 भुजाएं, जिनमें से 3 भुजाओं पर ज्ञात प्रतिरोध बॉक्स लगे हैं और एक भुजा से हमने विद्युत अपनी चालक का विलयन, जिसमें भरा जाता है, जिसको चालकता सेल कहते हैं, उससे जोड़ दिया गया था। ठीक है, याद आ रहा है। और उस ब्रिज के 2 सिरों को प्रत्यावर्ती धारा से और साथ ही जोड़ दिया गया था क्या, एक गैल्वेनोमीटर, जिससे धारा का पता किया जाता है। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम लोगों ने प्रतिरोध कैसे निकाला था। ठीक है ना, दोबारा उस वीडियो को फिर दोबारा देखना चाहिए आपको। अब प्रश्न ये आता है कि आगे की पढ़ाई आज के मॉड्यूल में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप तैयार हैं, आवाज को भी सुनिएगा, नोट्स आपके पास अवेलेबल रहते ही हैं, पहले ही पहुंच जाते हैं, तो उसको पढ़ा करें। हम वीडियो देखकर नोट्स मत पढ़िए, पहले नोट्स को समझें, फिर वीडियो देखा करें आप लोग। ठीक है ना, स्टार्ट करें। ओके, तो आज की हमारी हेडिंग है, कुछ बातें मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख रखी है कि आज हम बात करेंगे चालकत्व, जिसको अपन जी या सी से प्रदर्शित करते हैं। राजस्थान बोर्ड की इस समय की किताब में सी भी लिखा गया है, या जीएनसीईआरटी की किताब में जी लिखा गया है। पर तनुता का प्रभाव, अच्छा, जी स्टार अलग चीज है, वो सेल स्थिरांक है। ठीक है, जी को अपन चालकत्व कहते हैं। पर तनुता का प्रभाव, पहले तो अपने माइंड में एक बात तनुता समझ में आनी चाहिए। तनुता को इंग्लिश में कहते हैं अपन डाइल्यूशन। कोई बना हुआ विलयन है, जैसे दूध, मतलब ये कहते हैं दूध है मान के चलो, और दूध में पानी मिलाते चले जा रहे हैं, तो इसे अपन कहेंगे क्या कर रहे हैं बेटा, तनु कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, तनु करते चले जा रहे हैं। ठीक है, और अगर बने बनाए विलयन में पानी ना मिलाएं, बल्कि उसमें जो पदार्थ घुला हुआ था ना पहले से, वही पदार्थ मिलाते जाए, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि सर विलयन को आप सांद्र कर रहे हैं। ठीक है, तो कहेंगे सांद्रता का प्रभाव।
तो इसका मतलब इसी को ही अगर मैं ये कह दूं कि बने बनाए विलयन को तनु कर रहे हैं, तो आप इसको दो तरीके से कहते हैं। तनु कर रहे हैं मतलब तनुता बढ़ा रहे हैं, और दूसरा ये कह सकते हैं आप सांद्रता कम कर रहे हैं। सांद्रता कम होगी कि नहीं? अगर अपन पानी मिलाते जाएंगे, तनु करते जाएंगे, तो विलयन की सांद्रता कम होती जाएगी। ठीक है, तो हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे बेटा। तो ये बात मैंने आपको पिछले उनमें भी पढ़ाई थी, पिछले मॉड्यूलों में भी थी, लास्ट मॉड्यूल में नहीं, उससे पहले के मॉड्यूल में, कि भाई चालकत्व या चालकता को, विद्युत अपनी पदार्थ की चालकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, उनमें से यहां पर हमने कौन सा कारक ले रखा है? तनुता कह दें या सांद्रता कह दें अपन। ठीक है ना, दोनों एक ही तो नहीं होती, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। ठीक है, तनुता बढ़ाएंगे तो सांद्रता में कमी आएगी। इज दैट क्लियर? का प्रभाव देखने जा रहे हैं अपन। चलिए देखें बेटा हम लोग, तो आपके माइंड में एक तो बेटा ये बात रहनी चाहिए कि हम जो चालकता पढ़ रहे हैं, वो चालकत्व यानी चालकता पढ़ रहे हैं, वो कौन सी वाली पढ़ रहे हैं बेटा? कि सर वो पढ़ रहे हैं हम लोग विद्युत अपनी चालकों की। सबसे पहले तो ये समझ लो, जिसमें कौन? आयन। ठीक है, तो आप ये समझें, और उसमें भी मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो पदार्थ बेटा विद्युत अपनी पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य का क्या मतलब होता है? वे पदार्थ जो आयनों में टूटते हैं, ये तो विद्युत अपघट्य की परिभाषा हो गई, लेकिन लगभग पूर्णतया आयनों में टूट जाते हैं, पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं। समझ में आ रही बात? उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत अपनी चालक, विद्युत अपनी पदार्थ कहेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य कहेंगे। और जो पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटते हैं, उनको, टूटते तो हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं टूटते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? उनको बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। राइट? एक तो आज हम लोग ये समझ लें कि चालकत्व पर तनुता के प्रभाव से क्या क्या असर पड़ेगा। राइट? अब आप इसे ऐसा समझें कि ये एक बना बनाया विलयन है। ठीक है, ये बना बनाया विलयन है, और ये अगर मैं कहूं तो बेटा ये इलेक्ट्रोड है। ओके, ये इलेक्ट्रोड है बेटा। ये, ठीक है, ये विलयन भरा हुआ है। अब आप इस वक्त जो विलयन भरा हुआ है विद्युत अपनी पदार्थ का, जिसमें ये धनायन ऋणायन जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनमें अभी थोड़ा आकर्षण हो सकता है। आकर्षण तो होगा, दो विपरीत आवेश वाली चीजें जुड़ी होंगी, मतलब उपस्थित होंगी। तो इस वक्त अगर ध्यान से समझना बेटा, इस वक्त अगर थोड़ा बहुत आकर्षण है, पहली बात तो विलयन बनाया गया, तो हमने क्या कर रखा है? किसी विद्युत अपनी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? आयनों से, ज्यादातर आयनों से नहीं तो वो सहसंयोजी, लेकिन अधिक सहसंयोजी, अधिक ध्रुवीय सहसंयोजी, तो धनायन व ऋणायन। राइट? अब इसमें पानी जैसी मिलाएंगे अपन, तनु करेंगे यानी जल मिलाएंगे, तो क्या होगा बेटा कि सर जल के विपरीत आवेशित वाले आयन जो है, जल का सूत्र में ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जल का सूत्र है। जल के सूत्र को अगर मैं दिखाऊं, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पिछले मॉड्यूल में। ठीक है ना, ये H2O, तो ऊपर आंशिक निगेटिव होता है हाइड्रोजन, जल के हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश होता है, तो जल का ऋणावेशी सिरा अर्थात ऑक्सीजन वाला सिरा तो विद्युत अपघट्य के धनायन की ओर आकर्षित रहता है। और बना दीजिए, लीजिए जल H2O। समझ में आ रही बात? आंशिक निगेटिव, आंशिक पॉजिटिव, ये विद्युत अपघट्य के धनायन की ओर जल का ऋणावेशी सिरा आकर्षित होता है। ये सारी बातें पढ़ी थी। और ऋणायन की ओर जल का धनायन वाला हिस्सा अर्थात हाइड्रोजन वाला हिस्सा आकर्षित रहता है। तो यहां आकर्षण लगता है इन दोनों के मध्य में, इन आयन और इसके मध्य में, जिसको अपन ने नाम दिया था द्विध्रुव। ये तो आयन हो गया, आयन डैश द्विध्रुव आकर्षण बेटा, आयन डैश द्विध्रुव आकर्षण लगता है। इस आकर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आयनों के आकर्षण को तोड़ देती है। तो जैसे ही आयनों का आकर्षण यहां खुलने लगेगा, समझ में आ गई? आयनों का आकर्षण जल मिलाने से खुलने लगेगा,
तो ये बेटा ऐसी स्थिति में क्या हो गई, आयन जिनमें आयनिक आकर्षण लग रहा था वो बेटा अलग अलग हो गए। शुरुआती स्थिति समझे, ये ठोस विद्युत अपघट्य है, इसमें जल मिलाया गया, जल के अणु का सूत्र आप जानते हैं, तो जल का विपरीत आवेशित सिरा विद्युत अपघट्य के आयन की ओर आकर्षित होगा। ठीक है, तो यहां पर विद्युत अपघट्य के आयन और जल जो ध्रुवीय अणु होता है के मध्य आकर्षण जो उत्पन्न हो रहा है उसको नाम देंगे आयन डैश द्विध्रुव आकर्षण। ठीक है, इस आकर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो ऊर्जा कहलाती है जलयोजन ऊर्जा। वो बेटा आयनों के मध्य में लगने वाली आकर्षण को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा अर्थात जालक ऊर्जा की क्षतिपूर्ति यानी रिकवरी करा देती है। जितनी ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा में उत्पन्न हो रही है, तो आयनों का आकर्षण खुल गया। अब आप आ जाइए यहां, तो ये खुले हुए आयनों का आकर्षण और जल भरा हुआ जल है, ये स्थिति यहां दिखाई गई है। बात समझ में आ गई, आयन अलग अलग हो चुके हैं और जल के अंदर वो मौजूद है, तो ये विलयन है विद्युत अपघटनी पदार्थ का। अब है क्या बेटा यहां, अब है क्या ये समझिएगा कि भले ही ये इस पात्र में है लेकिन फिर भी आयन ही तो हैं और आयन एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो दो कारक आप यहां देख रहे हैं कि दो कारक प्रभावित करेंगे, अंतरायनिक आकर्षण। अगर किसी तरह से आयनों के मध्य में लगने वाला धनायन व ऋणायन के मध्य में लगने वाला अंतरायनिक आकर्षण बल क्या हो जाए बेटा, कम होने लगे। आयनों के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल क्या हो रहा है, हो जाए कम लगने लगे। अब मैं इसको कैसे समझाऊं, मान के चलिए एक क्लासेस में 5 छात्र हैं, 10 छात्र हैं और वो जब एक साथ क्लासेस में बैठते हैं तो उनकी प्रवृत्ति एक दूसरे से लड़ने की होती है। उनकी प्रवृत्ति एक दूसरे से लड़ने की होती है, एक दूसरे से झगड़ते हैं वो। तो क्या किया जाए बेटा कि सर उनको दूर दूर बिठाल दिया जाए। समझ रहे आप, उनको दूर दूर बिठाल दिया जाए। समझ लो, झगड़ने से या अर्थ है आकर्षण से। ठीक है, तो दूर दूर बिठाल दिया जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा, वो जब दूर दूर हो जाएंगे तो उनके मध्य में जो झगड़ने की प्रवृत्ति थी वो कुछ कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? वो अच्छी तरह से क्लास अटेंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दूर दूर कर, अब दूर दूर कैसे होगा ये समझिएगा। उनको दूर दूर, यहां हम लोग आयनों को दूर दूर कैसे कर सकते हैं वो बात आती है आपकी। तो आयनों को दूर करने के लिए हमने क्या किया, इस विलयन को तनु किया बेटा। मतलब बने बनाए विलयन में हमने जल मिलाया मतलब तनु किया, पानी मिलाया। और जैसे ही हम लोग इसे तनु करेंगे यानी तनुता बढ़ाएंगे, तनु करेंगे यानी तनुता बढ़ाएंगे, ऊपर के तीर का मतलब बढ़ाने से है, तो क्या होगा बेटा, ठीक है, जो अभी इतना था अब पानी मिलाने से क्या होगा बेटा, वो इतना हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब ये धनायन जो अभी थोड़ा पास पास थे अब क्या होने लगे बेटा, ये थोड़ा दूर दूर होने लगे। ठीक है, दूर दूर होने लगे। एक बात तो दिमाग में ये बढ़ी, तनुता करने से आयन दूर दूर होने लगे, यानी आयनों के मध्य में जो आकर्षण था वो कुछ कम होने लगेगा। तनुता बढ़ाने से आयनों के मध्य में आकर्षण क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, अब हो सकता है कि अभी भी इसमें कुछ अणु, विद्युत अपघट्य के अणु, आयनी कह रहा अणु, एक दूसरे को, अणु में जो आयन है बेटा एक दूसरे को पहले क्या कर रहे होंगे कि सर जुड़े हो, मान के चलो उसका पूरी तरह से आयनन नहीं हुआ हो। समझो बेटा, अगर पूरी तरह से आयनन नहीं होगा, अगर पूरी तरह से आयनन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा पदार्थ विद्युत अपघट्य में कौन हो, प्रबल विद्युत अपघट्य हो। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य हो और पूरी तरह से आयनन नहीं हुआ हो। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं कि पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, लेकिन इस अर्थ का अर्थ क्या है, पूरी तरह से आयनित तो हो जाते हैं लेकिन ऐसा तब होता है जब जल की कोई कमी ना रहे। यानी एक बाल्टी में विद्युत अपघट्य डला हुआ, बाल्टी के अंदर पानी और उसमें विद्युत अपघट्य डला है, और अगर
एक बहुत बड़े ड्रम में पानी भरा गया, दोनों में अंतर हो गया कि नहीं? एक बाल्टी के अंदर पानी भरा, उसमें विद्युत अपघट डला, और बहुत बड़े ड्रम में, और पूरी एक नदी के अंदर वो विद्युत अपघट डला हुआ है। तो आप कहोगे नदी के अंदर तो जल की कोई कमी नहीं है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि बाल्टी में जो प्रबल विद्युत अपघट डला हुआ था वो अगर पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटा होगा तो आयनों में ज्यादा टूटने लगेगा। ड्रम के अंदर पानी जो भरा हुआ है, बड़ा ड्रम है, बड़ी टंकी है ये कह दें अपन, और अगर उसमें भी पूरी तरह से आयनन नहीं हुआ होगा तो हम कह दें नदी के अंदर उसका पूर्ण रूप से आयनन हो जाएगा। इसका मतलब अगर पानी की कोई कमी ना रही तो ऐसी स्थिति में कमी ना रही तो ये वाले जो पदार्थ हैं, प्रबल विद्युत अपघट हैं, ये तो पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, पूरी तरह से, यानी पानी की कमी ना हो, समझो ध्यान से, पानी की कोई कमी ना हो तो ये तो पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं। इसका मतलब पानी की जब कमी होती है, कम पानी में वही प्रबल विद्युत अपघट डाला जाता है तो हो सकता है कि उसका पूरी तरह से आयनन नहीं हुआ हो। ठीक है, तो पानी मिलाते जाएंगे तो ये आयन धनायन और ऋणायन जो जुड़े थे ये अलग अलग और होने लगेंगे। पानी मिलाते जा रहे, धनायन ऋणायन और दूर होते जा रहे, पानी मिलाते जा रहे, दूर होते जा रहे, पानी मिलाना यानी तनु करते जा रहे। तो क्या होने जा रहा है बेटा, यहां क्या हो जाएगा कि सर तनुता बढ़ाने पर आयनों की जो संख्या है, ठीक है ना, स्वतंत्र आयनों की जो संख्या है वो बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? ज्यादा आयन होने लगेंगे। आयन आए कहां से कि सर जो विद्युत अपघट के जो आयन एक दूसरे से जुड़े हुए थे वो जल मिलाने से अलग अलग होने लगे तो आयनों की संख्या बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? तो क्या होगा, तनुता बढ़ाने से अंतरायनिक आकर्षण में कमी आएगी। ठीक है, और अंतरायनिक आकर्षण में कमी आएगी, साथ ही आयनों की संख्या बढ़ेगी। और जब आयनों के अंतरायनिक आकर्षण में कमी आती है, आयनों के मध्य में लगने वाला धनायन ऋणायन के बीच में जो आकर्षण लग रहा होगा, अंतरायनिक आकर्षण जो लग रहा होगा, उसमें कमी जब आएगी तो ये आयन तेजी से अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेंगे, गतिशील होंगे। जब तेजी से ये अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेंगे तो अपन क्या कहने लगते हैं, चालकत्व बढ़ता है। आयनों की गतिशीलता क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। बात को समझिए, तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। अब आयन तो बढ़े लेकिन अगर आकर्षण लग रहा है तो तनुता बढ़ने पर क्या होता जाएगा, अंतरायनिक आकर्षण कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। आकर्षण कम होते 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 एक स्थिति ऐसी आती है कि एक आयन दूसरे आयन से इतने दूर स्थित है, एक आयन का मतलब धनायन अपने धनायन व ऋणायन जिनमें आकर्षण रहता है वो इतनी दूर स्थित हो गया तनु करने पर, पानी मिलाए जाने पर, कि बेटा उनमें लगने वाले आकर्षण को अगर हम लोग नगण्य कर दें तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति में वो आयन में लगने वाला अंतरायनिक आकर्षण बल बहुत कम हो चुका है और वो तेजी से गमन कर रहे हैं, गतिशीलता बढ़ा रहे हैं। तो क्या देखा बेटा कि सर ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, चालकत्व बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, चालकत्व बढ़ेगा। कैसी स्थिति में, तनुता बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ेगा, तनुता बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ेगा, ये समझ लें आप। ठीक है, अच्छा है क्या, यहां एक विशेष बात समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चालकत्व है और ये चालकता। चालकत्व और चालकता मैंने अभी भी बताया था। क्या फर्क होता है कि सर चालकता स्पेशली 1 घन सेंटीमीटर आयतन में, कितनी में बेटा, चालकत्व तो कितने भी आयतन में, लेकिन चालकता 1 घन सेंटीमीटर आयतन में उपस्थित आयनों के चालकत्व की माप है, 1 घन सेंटीमीटर। क्योंकि चालकता को अपन विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं। तो विशिष्ट क्या है यहां पर कि सर उस विलयन का आयतन जिसमें विद्युत अपघट घुला है 1 घन सेंटीमीटर है, तो ये विशिष्ट है 1 घन सेंटीमीटर, राइट। तो 1 घन सेंटीमीटर आयतन में जितने भी आयन होंगे उनके चालकत्व को चालकता कहते हैं, 1 घन सेंटीमीटर में, राइट। अब आप थोड़ा सा समझिएगा कि बेटा जब ये दोबारा फिर मैंने ऐसा बनाया ताकि आपको मैं समझा पाऊं। ठीक है, जब तनु नहीं किया गया तो कुछ स्थिति ऐसी थी बेटा। बात को समझना ध्यान से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ अपन पहुंच रहे हैं। ये इतना आयतन है,
और अगर मैं कहता हूं कि बेटा इसमें इस पूरे आयतन में भी ये जो आयतन है ये वाला आयतन सिर्फ 1 घन सेंटीमीटर का है, समझना। इस पूरे आयतन में ये वाला आयतन जो है सिर्फ 1 घन सेंटीमीटर का है। तो 1 घन सेंटीमीटर में जितने भी आयन होंगे उनके चालकत्व को अपन चालकता कहेंगे 1 घन सेंटीमीटर आयतन में, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जैसे ही मैं इसे तनु करूंगा तो क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि सर जैसे ही आप इसे तनु करोगे तो आयन हटने लगेंगे बेटा एक दूसरे से, ठीक है नहीं। यहां अब समझना ध्यान से, ये आयन हटे, ठीक है, आयन दूर दूर हुए जल के मिलते ही। अब ये तनु करने पर तो आप खुद ही सोचिए कि अभी क्या था बेटा कि सर अभी आयन इस 1 घन सेंटीमीटर आयतन में ज्यादा थे, लेकिन कब, तनुता बढ़ाने से पहले, तनु करने से पहले 1 घन सेंटीमीटर आयतन में आयन ज्यादा थे, लेकिन जैसे ही तनु किया जाएगा 1 घन सेंटीमीटर आयतन में आयनों की, देखिए संपूर्ण पात्र में तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जो आयनों में जो आकर्षण लगा था वो आकर्षण कम होगा तो स्वतंत्र आयनों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन 1 घन सेंटीमीटर आयतन में चूंकि पानी बढ़ाएंगे तो पानी इस वाले एरिया में भी आएगा। बात समझिए, यानी इस बात को ये सीखे अपन कि 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले में आयनों की संख्या में कमी हो गई। कैसे हो गई, फिर दोबारा देखिएगा। ये पहले की स्थिति बेटा ये है इस तरह से आयन थे इसमें, और जैसे ही पानी मिलाते जाएंगे तो ये आयन क्या होंगे, अब एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, होगा कि नहीं बेटा। तो 1 घन सेंटीमीटर आयतन में आयनों की संख्या में क्या आ गई, कमी आ गई। तो आपको विशेष बात क्या रखना है, चूंकि चालकता 1 घन सेंटीमीटर आयतन में आयनों के चालकत्व की माप है, और 1 घन सेंटीमीटर आयतन में तनुता बढ़ाने पर 1 घन सेंटीमीटर आयतन में आयनों की संख्या में क्या आती है, कमी। आयनों की संख्या में कमी आती है। संपूर्ण पात्र में तो आयनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन 1 घन सेंटीमीटर आयतन में आयनों की संख्या में कमी आती है, तो अपन कहने लगते हैं चालकता में कमी आती है। बात कुछ बैठी बेटा, चालकता कम होगी। तो चालकता तनुता बढ़ाने पर कम होगी, लेकिन संपूर्ण पात्र में तनु करने पर चालकत्व बढ़ेगा। बैठी कुछ दिमाग में बात। अब जब हम इसे तनु करते चले जा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं कि सर प्रबल विद्युत अपघट्य अगर होगा तो आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी। प्रबल विद्युत अपघट्य होगा तो ये बताया था मैंने, यानी प्रबल विद्युत अपघट्य में 3 काम करने लगेंगे, ठीक है। बढ़ रहे हैं, आयनों की संख्या बढ़ रही है, आयनों का आकर्षण कम हो रहा है, आयन का दूसरे आयन से आकर्षण कम होगा तो आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी, आयन तेजी से गमन करेंगे, तो अपन कहने लगते हैं क्या, चालकत्व तो बढ़ रहा है, ठीक है ना। बढ़ रहा है, मान के चलो चालकत्व के बाद अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, इसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य घोला गया था, ठीक है। अब आप समझिएगा, 1 मोल विद्युत अपघट्य घोला गया, तो 1 मोल विद्युत अपघट्य घोला गया का अर्थ यह निकला कि मान के चलिए जितने भी आयतन में घोला गया था, अगर पहले ये कह दें V बराबर था हमारा 100 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना, 100 मिलीलीटर के अंदर 1 मोल विद्युत अपघट्य डला था, ठीक है। बात आ रही है दिमाग में बेटा आपके, है प्रबल विद्युत अपघट्य। और प्रबल विद्युत अपघट्य तो हम क्या जानते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य तो आयनों में पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि बेटा 100 घन सेंटीमीटर में वो टूट ही जाए पूरी तरह से, ठीक है। प्रबल विद्युत अपघट्य तो है, लेकिन अभी जल की मात्रा कम है। मतलब ये निकला कि अगर 100 घन सेंटीमीटर में प्रबल विद्युत अपघट्य का अगर 70% आयनन होता है तो हमने आयतन क्या कर दिया, अब आयतन 100 की जगह कर दिया बेटा 150, 200, 500, बढ़ाते चले जा रहे हैं हम लोग, 500 घन सेंटीमीटर कर दिया। तो आयतन आपने बढ़ा दिया, पदार्थ उतना ही था, यहां भी पदार्थ उतना ही था, पदार्थ यहां भी उतना ही था। तो 100 घन सेंटीमीटर में 1 मोल, 500 घन सेंटीमीटर कहना या मिलीलीटर कहना, उसमें भी 1 मोल पदार्थ उतना ही घुला है। तो मान के चलो अगर 100 घन सेंटीमीटर में 1 मोल विद्युत अपघट्य का पूरी तरह से आयनन नहीं हुआ तो हो सकता है 500 घन सेंटीमीटर हो जाए,
हो सकता है 2 लीटर में हो जाए, हो सकता है 5 लीटर में हो जाए, 6 लीटर में हो जाए, पर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पर हो जाएगा, पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से आयनन हो जाएगा। राइट। अब प्रश्न ये आता है कि अगर पूरी तरह से आयनन हो भी चुका है तो और तनु करते जाएं। अगर 500 घन सेंटीमीटर यानी आधा लीटर कहते हैं बेटा इसको, आधा लीटर, और अगर मैं और बढ़ाता जाऊं 2 लीटर, 5 लीटर, 25 लीटर, 50 लीटर अगर मैं करता जाऊंगा तो आयनों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी। समझ रहे हैं आप? आयनों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी, और आयनों की संख्या नहीं बढ़ेगी। आयन दूर दूर काफी हो चुके हैं। 2 धनायन और ऋणायन यहां थे, पानी बढ़ाते जा रहे, धनायन ऋणायन यहां आ गया, और पानी बढ़ा रहे, धनायन ऋणायन यहां आ गया, और पानी बढ़ा रहे, धनायन ऋणायन यहां आता है। दूर होता जाएगा कि नहीं बेटा? भाई एक बाल्टी के अंदर चीनी डालो, चीनी डालने के बाद उसमें पानी बढ़ाते जाओ तो उसकी मिठास कम होती जाएगी, ये तो समझते हैं आप लोग। ठीक ऐसे पानी के अंदर नमक हो, नमक, नमकीन पानी, जुबान पर रखा नमकीन पानी, पानी बढ़ाते जाओ तो क्या होगा कि सर नमकीन पानी यानी खारापन कम होता जाएगा। होगा कि नहीं? पानी बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं पानी बढ़ाता गया यानी तनु करता गया तो क्या होगा कि सर आयन अब एक दूसरे से इतनी दूरी पर, अब ना तो आयनों के मध्य में कोई क्या लग रहा बेटा, आकर्षण। समझना, आयनों की संख्या जितनी आयनों में से टूटना था वो पूरी तरह से टूट चुका है। अब आयनों की संख्या नहीं बढ़ेगी, आयनों की संख्या अब नहीं बढ़ेगी। ठीक है। और आयनों इतनी दूर हो चुके हैं कि आयनों का आकर्षण भी बहुत नेगलेबल हो चुका है, बिल्कुल नगण्य की तरीके से हो चुका है। ठीक है। तो आयन पर्याप्त स्पीड से दौड़ लगा रहे हैं, उनकी गति पर्याप्त है, तेजी से दौड़ लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या निकला? तनुता बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ेगा। राइट। लेकिन अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, बढ़ता रहा, एक स्थिति ऐसी आ गई कि आयनों की संख्या भी पूरी तरह से, वो आयन जितने में टूटना था वो टूट चुका है। और दूसरी बात, आयनों का आकर्षण भी एक दूसरे से खत्म हो चुका है। तो आप कहोगे सर एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप विलयन को कितना भी तनु करो, एक स्थिति ऐसी आएगी, तनु करते करते रहने से एक स्थिति ऐसी आएगी, चूंकि 1 मोल विद्युत अपघट्य है तो इस वक्त की, समझना ध्यान से, इस v घन सेंटीमीटर जो आयतन है इसकी मोलर चालकता निकालूंगा तो मैं लिखूंगा उसकी सांद्रता पर। ठीक है ना? कैसे निकाला जाता है इसका सूत्र हमें मालूम है कि नहीं? किसी भी सांद्रता पर तो फॉर्मूला होता है चालकता K गुणा 1000/C होता है। तो ये इतनी सांद्रता पर, अगर मान के चलो ये सांद्रता 0.8 है, मोल प्रति लीटर है, इतने पर, इतने आयतन पर इसकी सांद्रता यानी C कितनी है? 0.8 मोल प्रति लीटर यानी मोलरता वाली है। और 500 लीटर, 500 लीटर नहीं, 500 घन सेंटीमीटर कर दिया गया तो अपन ने क्या कर दिया? आयतन बढ़ा दिया, तो सांद्रता क्या होगी? कम होगी बेटा। तो अब सांद्रता मान के चलो हो रह गई 0.6 मोलरता। राइट। तो ये इस सांद्रता की मोलर चालकता निकलेगी, इतनी सांद्रता की C निकलेगी, इतनी सांद्रता की लैम्डा m निकलेगी। ऐसी ये C सांद्रता मतलब इस वक्त की निकलेगी 500 वाले की। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? वही K गुणा 1000 बटे कितनी? 0.6। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अलग अलग सांद्रता, ये सांद्रता कम थी, सॉरी ये सांद्रता ज्यादा थी, आयतन कम था, यहां आयतन बढ़ गया तो सांद्रता कम हो गई, उसकी ये निकल आई। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, और अगर ये मान लिया जाए कि 50 लीटर वाली स्थिति में पूरी तरह से आयनन हो चुका है, आयन एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर जा चुके हैं, अब विलयन को कितना भी तनु करो, अब विलयन में पानी कितना भी डालो, अब उसकी चालकता नहीं बढ़ रही, चालकत्व तो नहीं बढ़ रहा। ठीक है ना? चालकता की बजाय चालकत्व इस्तेमाल करूं मैं, चालकत्व नहीं बढ़ रहा। तो अपन कह सकते हैं कि इतने लीटर पर उसका चालकत्व दरअसल लैम्डा m इन्फिनाइट हो चुका है। लैम्डा के ऊपर अनंत लगा दिया गया, इसको कहेंगे अनंत तनुता पर, पानी की कोई कमी नहीं, अनंत तनुता पर मोलर चालकत्व। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अनंत तनुता पर मोलर चालकत्व। ठीक है, अनंत तनुता पर ये अनंत का साइन लगा दिया, मोलर चालकता। ये क्या थी? C सांद्रता, इतनी सांद्रता पर मोलर चालकत्व, ये इतनी सांद्रता पर मोलर चालकत्व,
और चूंकि पानी की कोई कमी नहीं है, बहुत, जैसे मैंने कहा कि एक मुट्ठी नमक को लेकर मैंने पटक दिया चंबल भरी नदी में, पानी की कोई कमी नहीं है। अब कमी किस में हो सकती है? उस डाले गए पदार्थ में हो सकती है। अगर वो पूरी तरह से आयनों में टूटता ही नहीं है तो पानी कितना भी मिला दो पूरी तरह से आयनन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो यहां वही वाली बात है, पानी की कोई कमी। तो अनंत अनुता पर मोलर चालकत्व कहेंगे। तो अनंत अनुता पर मोलर चालकत्व में, अनंत अनुता की मोलर चालकत्व में, या इसको एक और नाम भी देते हैं अपन, चूंकि सांद्रता कितनी हो चुकी है, मतलब पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से अपन क्या कहेंगे, सांद्रता इसकी बहुत कम हो चुकी है, अर्थात शून्य जैसी हो चुकी है। तो इसको यूं भी कह सकते हैं अपन। देखिए ये जीरो लगाने का मतलब हो गया शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता। इसी को अपन कह देते हैं अनंत अनुता पर मोलर चालकता, मतलब मोलर चालकत्व, शून्य सांद्रता पर मोलर चालकत्व। और इसी को कह देते हैं अपन क्या, अनंत अनुता पर मोलर चालकत्व। बात बैठी कुछ दिमाग में? तो आपके दिमाग में क्या आ रही है बात कि सर चालकत्व, तनुता बढ़ाने पर चालकत्व का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर अंतरायनिक आकर्षण में कमी होगी और आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी। लेकिन चूंकि चालकता 1 घन सेंटीमीटर आयतन में आयनों के चालकत्व की माप है, तो तनुता बढ़ाने पर संपूर्ण पात्र में तो आयनों की संख्या बढ़ती है, संपूर्ण पात्र के चालकत्व का मान तो बढ़ता है, लेकिन 1 घन सेंटीमीटर आयतन में आयनों की संख्या कम होती जाती है, तो चालकता का मान कम होता है। अगर इसी के अंदर प्रबल विद्युत अपघट्य डाला गया हो 1 मोल, तो इसकी चालकत्व को अब क्या कहेंगे, मोलर चालकत्व कहेंगे। तो मोलर चालकत्व भी क्या होती जा रही है, बढ़ रही है, तनु करने पर बढ़ रही है, मोलर चालकत्व बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक स्थिति ऐसी आती है कि विलयन को कितना भी तनु किया जाए, क्योंकि वो इतना तनु हो चुका है, सांद्रता इतनी कम हो चुकी है कि अब इससे ज्यादा चालकत्व नहीं बढ़ रहा। उस अवस्था को अपन अनंत अनुता की मोलर चालकत्व कहते हैं, अनंत अनुता की, या कह सकते हैं शून्य सांद्रता की मोलर, शून्य ये लगा बेटा, ठीक है ना, शून्य सांद्रता का मोलर चालक, अनंत अनुता की मोलर चालकत्व या शून्य सांद्रता की मोलर चालकत्व। तो ये तो रही बात इससे संबंधित, ठीक है ना। अब मैं आपको इसी में समझाया गया वैज्ञानिक जिसका नाम था कोलरास नियम, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट से उनका जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष को अपन या डायरेक्ट तौर पर उनका नियम लिख रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है, ठीक है, तो विद्युत अपघट्य पदार्थ में समझने का प्रयास करिए, जो भी आयन होंगे, ये उनका कहना है, किसी विद्युत अपघट्य में जो भी आयन, जितने भी आयन, तो सबका योगदान होता है अनंत तनुता पर मोलर चालकत्व में। क्या बता रहा हूं मैं आपको, कोलरास नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके समझने के लिए बात भी है। तो हेडिंग हो गई हमारी कोलरास कह दें या राउस कह दें, एक ही बात है बेटा, कोलराउस का नियम, या इसका एक नाम और भी होता है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। क्योंकि आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, जब आयन पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे से काफी दूरी पर हो जाते हैं, और काफी दूरी पर कब होंगे बेटा ये, कि सर जब शून्य सांद्रता हो जाए, क्या हो जाए, शून्य सांद्रता हो जाए, शून्य सांद्रता, ठीक है, या फिर कह सकते हैं अनंत तनुता। तो शून्य सांद्रता पर मोलर चालकत्व को अपन प्रदर्शित किससे करते हैं, लैम्डा एम से। शून्य सांद्रता कहना, तो शून्य सांद्रता की मोलर चालकता को इंडिकेट करेंगे अपन लैम्डा एम, ऊपर नॉट कह दो या जीरो कह दो, मैं जीरो का करूंगा, या कह सकते हैं आप क्या, अनंत तनुता पर, या आप कह सकते हैं क्या बेटा, अनंत तनुता पर, ठीक है ना। अनंत का साइन ये इस तरह का होता है, अनंत तनुता पर, इन्फिनाइट कहते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकत्व या तुल्यांकी चालकत्व, जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और आप जानते हो लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू का रिलेशन आप पहले से जानते हैं, ठीक है बेटा। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कोलरास का नियम या आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। तो इनका कहना क्या है, इनका कहना यह है, पहले तो मैं आपको कुछ सूत्रों से बताऊं। विद्युत अपघट्य के तौर पर बेटा हमारे पास मान के चलिए NaCl है, और NaCl जब आयनों में टूटेगा तो ये देगा Na धनायन प्लस Cl नेगेटिव आयन, अगर ये पूरी तरह से टूट जाएगा तो, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास
सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है, तो Na2SO4 अगर पूरी तरह से टूटेगा तो ये देगा Na धनायन, इसके आगे 2 लगाएंगे, 2 है ना ये, प्लस SO4 सल्फेट आयन जो 2 नेगेटिव वाला होगा। इसी तरह से बेटा Al2SO4 का होल थ्राइज अगर टूटेगा, Al2SO4 का होल थ्राइज अगर टूटेगा तो ये देगा 2 मोल एल्यूमिनियम आयन, 2 मोल एल्यूमिनियम आयन और 3 मोल सल्फेट आयन। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं इसमें आपसे पूछूं, ठीक है ना, किसी में भी, तो इसमें धनायनों की संख्या कितनी है, तो अब धनायन को अपन यहां इंडिकेट करेंगे V धनायन से, जिसकी संख्या है 2 मोल। 2 लिखा है आगे, धनायनों की संख्या, ये V का मतलब इस जगह संख्या से होगा। इसी तरह से इसमें मैं ऋणायनों की संख्या पूछूं तो आपका जवाब होगा सर इसमें 1 मोल। ऋणायनों की संख्या कितनी है? 1 मोल। अगर मैं यहां पूछूं तो आपका जवाब होगा कि सर धनायनों की संख्या यहां पर 2 मोल है और ऋणायनों की जो संख्या है वो है 3 मोल। इसका मतलब 1 मोल, ये कितना है? 1 मोल। तो 1 मोल से 2 मोल तो बनते हैं बेटा एल्यूमिनियम आयन, और 1 मोल से बनते मिलेंगे हमको 3 मोल सल्फेट आयन। Na2SO4 के 1 मोल से 2 मोल सोडियम आयन मिलेंगे, 1 मोल सल्फेट आयन मिलेगा। NaCl के 1 मोल से 1 मोल Na धनायन मिलेंगे, 1 मोल Cl नेगेटिव आयन मिलेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई विद्युत अपघट्य है तो अनंत अनुता पर अगर वो पूरी तरह से आयनित हो चुका है तो इसके 1 मोल में, ध्यान से समझना, इसके 1 मोल में, इसके 1 मोल, इसके 1 मोल डाला गया तो इसके 1 मोल के चालकत्व में 2 मोल सोडियम आयन का योगदान होगा और 1 मोल सल्फेट आयन का योगदान होगा। आयनों के चालकत्व की तो बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसके 1 मोल में 2 मोल सोडियम आयन और 1 मोल सल्फेट आयन का होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट के 1 मोल में सर 2 मोल एल्यूमिनियम आयन और 3 मोल सल्फेट आयन का योगदान होगा। NaCl की बात करें तो 1 मोल Na धनायन और 1 मोल Cl नेगेटिव आयन में होगा। इसी तरह से अगर मैं एसिटिक अम्ल की बात करूं, CH3COOH की बात करूं, ठीक है, तो इसके बारे में मैंने ये लिखा गया कि इसमें दिखाई दे रहा है कि सर 1 मोल एसीटेट आयन और 1 मोल H धनायन, ठीक है। तो इसके लिए V धनायन बराबर कितना होगा? 1 मोल, और V ऋणायन बराबर होगा 1 मोल होगा। इसी किसके लिए भी क्या होगा? V धनायन बराबर 1 मोल का योगदान, अगर V ऋणायन कह रहे हैं तो इसमें भी 1 मोल। यहां तक बात समझ में आ गई? तो इसी बात को कोलरास ने कुछ और भी तरीके के एक्सपेरिमेंट किए, ग्राफ वगैरह बनाए, कुछ सूत्र भी बनाया, ठीक है ना। डिबाई ऑन सागर हकल ने मिलकर एक सूत्र बनाया था, लैम्डा एम इन्फिनाइट बराबर लैम्डा एम सी माइनस बी अंडरूट सी। एक सूत्र इस तरह का होता था। अभी आप उस सूत्र की तरफ मत जाइएगा, उनका यह सूत्र था लैम्डा एम इन्फिनाइट बराबर लैम्डा एम सी माइनस बी अंडरूट सी, ठीक है ना। सी हो गई हमारी सांद्रता, बी स्थिरांक है, और ये हो गया सी सांद्रता की मोलर चालकता, और ये हो जाएगी हमारी क्या? अनंत अनुता की मोलर चालकता, ठीक है। तो इस तरह से एक उनका एक सूत्र बना था, इस सूत्र को उन्होंने उपयोग किया था बेटा, ठीक है। तो ये सूत्र जो बना था, हाँ ये थोड़ा सा यहां ये अनंत लिखना था मुझे, और ये सी लिखना था। आपको मालूम है कि सांद्रता जब शून्य हो जाए और शून्य का गुणा बी में करेंगे, यानी सी बराबर सांद्रता लगभग शून्य हो जाए और सी अगर शून्य हो गया तो सी का गुणा जब बी में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तब उस स्थिति की सांद्रता पर मोलर चालकत्व अनंत अनुता के मोलर चालकत्व के बराबर होगा, ठीक है। ऐसा एक उनका एक्सपेरिमेंट था। अब ये नियम क्या है, इसका नियम को मैं अगर यहां लिखूं तो वो नियम क्या है वो सुनिएगा। वो नियम ये है, ठीक है ना, थोड़ा कलर पेन बदल लेता हूं मैं आपको। वो नियम बेटा ये होगा, ये है कि अनंत तनुता पर, ठीक है ना, अनंत तनुता का मतलब मेरा अंदाज आप समझ चुके होंगे, पानी की कोई कमी नहीं है। तो अनंत तनुता पर, इसको आप कह सकते हैं शून्य सांद्रता पर, ध्यान रखना, ठीक है ना। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता भी बोल देते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल वर्ड में मोलर चालकत्व, उसके
यानी उस विद्युत अपघट्ट के सभी अवयवी आयन, अवयवी आयन कहते हैं धनायन ऋणायन हो गए बेटा, अवयवी, सभी अवयवी आयन, सभी अवयवी आयनों के अनंतता की, सभी अवयवी आयनों की, सभी अवयवी आयनों की, सभी अवयवी आयनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है, आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है, के योग के बराबर होती है, यानी हर आयन का योगदान होगा, योग के बराबर होती है। ठीक है, और इन्होंने जो सूत्र दिया वो क्या दिया, इनका सूत्र था कि मान के चलिए किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता की मोलर चालकत्व की अगर हम बात करें, मोलर चालकत्व अनंत अनुता पर, ठीक है ना बेटा, तो उसमें जितने भी धनायन होंगे, धनायनों की अनंत अनुता पर आयनिक चालकता, लैम्डा धनायन क्या कहलाएगा, धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, और वी धनायन का मतलब होगा जितने भी आयन होंगे, जितने भी धनायन होंगे। वी धनायन क्या चीज है अभी मैंने बताया, वी धनायन का मतलब होगा जैसे NaCl के लिए वी धनायन कितना 1 मोल, Na2SO4 के लिए धनायन कितने 2 मोल, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए धनायन कितने 2 मोल। ठीक है, तो ये धनायनों की संख्या होगी, और ये क्या हो गई, धनायन की अनंत अनुता पर मोलर आयनिक चालकता, धनायन की अनंत अनुता पर मोलर आयनिक चालकता, ये जो लिखा था मोलर आयनिक चालकता। ठीक है, फिर मैंने यहां प्लस लगाया, यानी ऊपर ये धनायन नीचे लिखा गया, वी ऋणायन लैम्डा ऋणायन अनंत, इसका मतलब क्या हो गया, तो ये दोनों तो क्या हो गई, धनायन व ऋणायनों की संख्या हो गई, और ये क्या हो गई, धनायन व ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो कोलरास नियम क्या हो गया बेटा, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता या मोलर चालकता, तो उसके सभी अवयवी आयन धनायन और ऋणायनों की अनंत अनुता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर हो, तो उसके सभी अवयवी आयनों की अनंत तनुता पर, ठीक है ना, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत का साइन लगाया ना, तो मैंने यहां नहीं लिख पाया तब लिख दिया, अनंत तनुता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर हो। यानी अगर मैं NaCl के लिए लिखता हूं, NaCl के लिए कोलरास समीकरण बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा लैम्डा m इन्फिनाइट बराबर, अब देखिए वी धनायन की वैल्यू यहां पर कितनी है 1 मोल, तो 1 मोल को लिखने की जरूरत नहीं है। अब धनायन मुझे क्लियर मालूम चल गया, जहां धनायन लिख रहा था मैं क्या लिख दूंगा Na धनायन, भाई एक ये हो गया ना, एक लगा दिया, एक को लिखो मत लिखो वो एक हो जाएगा, ठीक है ना, और यहां क्या लगा देंगे Cl नेगेटिव। ये कोलरास का समीकरण बना दिया किसके लिए, NaCl के लिए। इसी तरह से एसिटिक अम्ल के लिए कोलरास का समीकरण मुझे बनाना है, तो आप कहोगे अच्छा यहां पर वो NaCl लिख दिया जाता है, ठीक है ना, जिससे पता चले क्या, NaCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, तो ऐसे यहां लिख दिया जाता है ब्रैकेट के अंदर CH3COOH, एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, तो बराबर ये लिख दिया मैंने लैम्डा इन्फिनाइट एसिटेटाइन। अच्छा ऋणायन धनायन को आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर ऋणायन धनायनों के मोलों की संख्या है कितनी बेटा। ये कोलरास समीकरण बेटा इसके लिए लिख दिया गया, ठीक है ना। अच्छा इसके लिए कोलरास समीकरण लिखा जाए तो मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा m इन्फिनाइट Na2SO4 बराबर होगा लैम्डा इन्फिनाइट, 2 आगे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, Na धनायन प्लस लैम्डा इन्फिनाइट SO4 ऋणायन के बारे में लिख दिया गया। ऐसे अगर मैं एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए कोलरास समीकरण लिखूंगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट के 1 मोल की अनंत अनुता पर मोलर आयनिक चालकत्व तो कितना, मोलर चालकत्व तो कितना होगा, लैम्डा m इन्फिनाइट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग Al2SO4 का होल थ्राइज, ठीक है, बराबर 1 मोल के लिए। तो आप देख रहे हो 1 मोल में एल्यूमिनियम आयन कितने हैं, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, थोड़ा साइड में लिख रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, 1 मोल के अंदर एल्यूमिनियम आयन है 2, तो आप लिखोगे लैम्डा इन्फिनाइट Al 3 धनावेश, यानी 2 मोल एल्यूमिनियम की, 2 मोल एल्यूमिनियम की प्लस लिखेंगे अपन क्या 3 लैम्डा इन्फिनाइट SO4 2 नेगेटिव आयन। समझ में आई बात, देखो जरा 2 मोल एल्यूमिनियम आयन की और 3 मोल सल्फेट आयन की। अगर सवाल में ठीक है ना, जो मैंने आपको दिए उनमें से एक आध सवाल इस तरह का करेंगे, अगर सवाल में
एल्यूमिनियम आयन की दी जाए और मात्रक पीछे लिखा हो एस सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो वो 1 मोल एल्यूमिनियम आयन की होगी। मान के चलो सवाल ये है कि बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट के एल्यूमिनियम सल्फेट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकालिए, जबकि एल्यूमिनियम आयन की दे रहा है वो x और सल्फेट आयन की दे रहा है y, और पीछे मात्रक लगा s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना, मात्रक होता है। अब ये मोल इनवर्स का मतलब 1 मोल की है ये, यानी x और y बेटा 1 मोल की है, और वो पूछ रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट की अनंत अनुता पर मोलर चालकत्व निकालिए, तो ये 1 मोल की दे रहा है बेटा, ध्यान रखना। हमको कितने मोल की चाहिए? 2। 1 मोल की दे रहा है x, हमको चाहिए 2, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 2x प्लस 1 मोल की दे रहा है, हमें 3 मोल की चाहिए, तो आपका जवाब होगा 3y। तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस 3y। यहां x और y से मतलब कोई अगर वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना, मान दे रहा है, 100 लिखा है, 150 लिखा, 200 लिखा, तो उसकी वैल्यू अपन x की जगह लगाकर सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आई? इसी तरह से Na2SO4 की अनंत अनुता की मोलर चालकत्व, तो अगर मैं कह रहा हूं कि सोडियम आयन की बेटा x और सल्फेट आयन की y है, और मात्रक वही लगा बेटा ओम मतलब s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऐसे इसके पीछे लगाए, और सोडियम सल्फेट की निकालनी है, तो ये 1 मोल की x है, हमको 2 की निकालनी है, तो ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस इसके 1 मोल की चाहिए और 1 मोल की है तो y, तो आंसर हो जाएगा 2x प्लस y, और मात्रक के तौर पर वही लिखेंगे s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बात समझ में आ गई? तो इसके बाद अगर इतनी बात आ गई कि अनंत अनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकत्व तो उसके सभी अवयवी आयनों की अनंत अनुता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है, ये इसका सूत्र बनाना, और अलग अलग विद्युत अपघट्टों के लिए आप ये बनाएंगे। बात आ रही दिमाग में? अब आती है कि कोलरास नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है। अनुप्रयोग यानी उपयोग से अभिप्राय हमारा है कि कोलरास के नियमों को हम कहां कहां उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ पॉइंट आपको ओरली में बोल रहा हूं, जिनके ऊपर अपन चर्चा अगले मॉड्यूल में करेंगे, और वो पॉइंट क्या क्या है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लिया जाए कि कोलरास नियम की अगर ये बात करने के बाद में अगर मैं कह रहा हूं कोलरास नियम के अनुप्रयोग, बेटा अनुप्रयोग का मतलब हो गया उपयोग, मतलब कहां कहां इसका उपयोग करेंगे हम लोग, या इसकी सहायता से क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दरअसल है क्या कि जैसा कि मैं बता चुका हूं कि प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ है, तो बेटा वो पानी अगर कम है तो ही पूरी तरह से आयनित नहीं है, लेकिन अगर पानी पर्याप्त है तो वो पूरी तरह से आयनों में टूट जाएगा, अर्थात पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। कौन? प्रबल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए तो आसान हो गया, पूरी तरह से आयनित हो गए बेटा, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य अनंत अनुता पर भी अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य को 1 बाल्टी पानी में डाला जाए, 1 टंकी पानी में डाला जाए, इवन यानी यहां तक कि अगर आप उसे चंबल भरे पानी में भी डाला जाएगा ना, चंबल भरे पानी में भी, तो भी चंबल भरे पानी में भी डाला जाएगा तो भी वो पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं। का अर्थ ये निकला जब वो पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं तो उनकी अनंत अनुता की मोलर चालकत्व को हम प्रयोग द्वारा नहीं निकाल सकते, तो किससे निकालेंगे हम लोग? कोलरास समीकरण की सहायता से निकालेंगे। क्या समझ में आ रही है? कोलरास समीकरण की सहायता से निकालेंगे। तो अनंत तनुता पर ध्यान से समझिएगा, अनंत तनुता पर मैं क्या बता रहा हूं? अनुप्रयोग यानी उपयोग बता रहा हूं किसके? कोलरास समीकरण के। अनुप्रयोगों में पहला अनुप्रयोग हो गया, पहला अनुप्रयोग अगर मैं लिखूं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की, दुर्बल विद्युत अपघट्य की क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य तो अनंत अनुता पर भी पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता यानी मोलर चालकत्व ज्ञात करने में क्या मतलब है इसका बात बेटा? ज्ञात करने में प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो तो अनंत अनुता पर पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं, और जब वो पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं तो उसके विलयन को तो याद करो वही व्हीटस्टोन ब्रिज विधि से, जो व्हीटस्टोन ब्रिज में चालकता सेल में भरकर डायरेक्टली निकाली जा सकती है। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य अनंत अनुता पर भी पूरी तरह से आयनित नहीं होती, तो फिर इनकी उस व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से आप चालकत्व
नहीं, अनंत अनंतता की मोलर चालकत्व नहीं निकाल सकते, आपको कोलराज समीकरण की सहायता से निकालनी पड़ेगी। चलिए कैसे मैं बता रहा हूं। मान के चलिए एसिटिक अम्ल बेटा CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल मतलब विद्युत अपघट्य अम्ल और क्षार लवण आते हैं कि नहीं, ये दुर्बल अम्ल है, यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य है, राइट। अगर ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो इसकी नहीं निकाल पाएंगे। पर कोलराज क्या कहते हैं कि अगर किसी भी तरीके से अगर आप इनके आयनों की किसी तरह से, इनके आयन कौन कौन से इसके आयन है बेटा, CH3COO नेगेटिव, राइट, और H धनायन। तो अगर आप किसी दूसरे तरीके से 1 मोल एसीटेट, दूसरा तरीका अभी अपन ला रहे हैं, 1 मोल एसीटेट और 1 मोल H धनायन की किसी भी तरीके से निकाल लो, तो उनके मानों को जोड़ दो, यानी उनकी अनंत अनंतता की मोलर चालकता निकाल लो, तो उनके आयन एक मोल को जोड़ लो, क्योंकि एसिटिक अम्ल का 1 मोल एसीटेट आयन और 1 मोल H धनायन ही दे पाएगा, अगर यह मान लिया जाए तो, राइट। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की निकालने के लिए उसके आयन हमको किससे मिलेंगे, तो हम इससे संबंधित 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लेते हैं, ठीक है। जैसे एसीटेट अगर आयन हमें चाहिए तो हम लेते हैं सोडियम एसीटेट, CH3COON, सोडियम एसीटेट। ये क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य। इसकी तो आप अनंत अनंतता पर मोलर चालकत तो आप निकाल सकते हैं किसकी सहायता से बेटा, कि सर हम निकाल सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से, क्योंकि ये तो अनंत अनंतता पर पूरी तरह से आयनित हो जाएगा। तो एक प्रबल विद्युत अपघट्य ये हो गया, प्रबल विद्युत अपघट्य। फिर समझिएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य हम क्या कह रहे हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य की निकालने के लिए हम 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लेंगे, जिसमें से एक तो ये हो गया प्रबल विद्युत अपघट्य नंबर 1। दूसरा प्रबल विद्युत अब हमें चाहिए H धनायन, तो H धनायन देखिए इससे कौन से आयन मिल जाएंगे, एसीटेट आयन मिल जाएंगे। दूसरा चाहिए हमको कौन, H धनायन, तो H धनायन के लेने के लिए हमने दूसरा प्रबल विद्युत अपघट्य ले लिया, कौन, HCl, ठीक है। तो इसकी अनंत अनंतता पर कि सर हाँ, इसकी तो अपन डायरेक्टली वहां से निकाल ही सकते हैं, किससे, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से। और मान इससे हमको ये जो होगी, ये जो मान निकलेगा ना, वो इस आयन के 1 मोल और Na धनायन की होगी। ऐसे इसका जो मान होगा वो 1 मोल H धनायन और 1 मोल Cl नेगेटिव आयन का होगा। हमको एसीटेट आयन की चाहिए, H धनायन की चाहिए, Na और Cl की वैल्यू जो उसमें योगदान दे रही है वो नहीं चाहिए। मतलब तीसरा प्रबल विद्युत अपघट्य ले लेंगे हम लोग, वो आयन वाला जो हमको नहीं चाहिए, मतलब NaCl। इज दैट क्लियर, NaCl। तो क्या कर देंगे बेटा हम क्या कर देंगे, तो हम ये कर देंगे कि हमको इसके 1 मोल एसीटेट आयन की चाहिए, 1 मोल H धनायन की चाहिए, ठीक है, और उनके मानों को हम जोड़ देंगे, क्योंकि एसिटिक अम्ल के लिए कोलराज समीकरण ये तैयार होता है, लैम्डा m इन्फिनाइट CH3COO H बराबर होगा 1 मोल एसीटेट आयन की, 1 मोल एसीटेट आयन की और 1 मोल H धनायन। ये समीकरण 1 हो गया। समझ में आ गई बात। तो मैं ये कह रहा हूं, या कोलराज का अनुप्रयोग से ये कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी तरह से 1 मोल एसीटेट आयन की और 1 मोल H धनायन की अनंत अनंतता पर आयनिक चालकता निकाल लें, उनके मानों को जोड़ दो, जो डायरेक्टली नहीं निकल पा रहे, क्योंकि ये पदार्थ ऐसा है जो पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटता अनंत अनंतता पर। बात समझ में आ गई। तो क्या करेंगे अपन, इससे संबंधित हम 3 प्रबल विद्युत अपघट्य ले लेते हैं, 3 प्रबल विद्युत अपघट्य। ऐसे ही बेटा अगर मैं एक और एग्जांपल बताऊं आपको, मान के चलो मैंने NH4OH लिया, ये भी दुर्बल विद्युत अपघट्य NH4OH, दुर्बल विद्युत अपघट्य, और विद्युत अपघट्य में भी कौन है, ये क्षार है, तो मैंने कह दिया दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी क्षार। इसका ये भी पूरी तरह से आयनित नहीं हो रहा, तो हम लोग अगर इसके लिए कोलराज समीकरण अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा लैम्डा m इन्फिनाइट NH4OH बेटा, NH4OH बराबर होगा 1 मोल अमोनियम आयन के, 1 मोल अमोनियम आयन की और 1 मोल OH नेगेटिव आयन की अनंत अनंतता पर आयनिक चालकताओं के योग के, ठीक है। लेकिन ये चूंकि दुर्बल है तो इसको भी डायरेक्टली नहीं निकाल पाते, तो इसके लिए भी हम 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लेंगे। कौन कौन से, वो प्रबल विद्युत अपघट्य जो अमोनियम आयन दे, तो वो अमोनियम आयन दे, वो प्रबल विद्युत अपघट्य हो गया NH4Cl। वो प्रबल विद्युत अपघट्य जो OH नेगेटिव आयन दे, वो हो गया बेटा NaOH। और वो प्रबल विद्युत अपघट्य भी लेंगे जो इसके अमोनियम आयन के अलावा एक और आयन दे रहा है जो Cl,
इसमें OS तो चाहिए लेकिन Na नहीं चाहिए, तो तीसरा प्रबल विद्युत अपघट, एक पहला दूसरा तीसरा, और तीसरा ले लेंगे कौन, NaCl। और इनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता तो आप लोग सीधे व्हीटस्टोन-ब्रिज विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। हम उनसे निकाले गए मान को, जैसे अगर मैं इसके लिए कहूं तो आप लैम्डा m इन्फिनाइट NH4Cl उनकी वैल्यू की सहायता से इसका निकाल सकते हैं। तो मैं दोबारा फिर अगर मैं यहां आ जाऊं कि यहां कैसे निकालेंगे, तो आप इमेजिन करिए, ठीक है ना, डिटेल्स में आपके पास रखा गया है कि सर इन दोनों के मानों को जोड़िए और इसके मान को घटाइए, इन दोनों के मानों को जोड़िए और इसके मान को घटाइए, तो इन दोनों के मानों को जोड़िए और इसके मान को घटाइए। तो मैंने क्या कर दिया, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। प्लस किसको जोड़ दिया मैंने कि लैम्डा m इन्फिनाइट HCl सर, और घटा दिया किसको, NaCl वाले को, लैम्डा m इन्फिनाइट NaCl। तो ऐसा करने से क्या होगा बेटा, तो ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा तो इसका सूत्र क्या, इसका पूरा कंप्लीट सूत्र बनाएंगे कोलराज समीकरण से, तो वो क्या बनेगा बेटा, लैम्डा इन्फिनाइट CH3COO नेगेटिव, प्लस इसका हो जाएगा लैम्डा इन्फिनाइट Na पॉजिटिव बेटा, ये वाला प्लस ये लगाया गया, इसका हो जाएगा लैम्डा इन्फिनाइट H धनायन, प्लस इसका हो जाएगा लैम्डा इन्फिनाइट Cl नेगेटिव आयन, ये माइनस में लगाए, ठीक है ना, इसका हो जाएगा लैम्डा, ये माइनस ये वाला है, ठीक है ना, ये ऋणावेश का माइनस, लैम्डा इन्फिनाइट Na धनायन प्लस लैम्डा इन्फिनाइट Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। अब आप देखिएगा ये प्लस का, सॉरी ये माइनस में आएगा, माइनस लगा ना, ये इसी तरह से बेटा क्या कट जाएगा, ये प्लस में और क्या लगा, सॉरी ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, Na धनायन वाला इससे कट जाएगा। अब क्या बचेगा, अगर मैं कहता हूं तो आपको लैम्डा इन्फिनाइट CH3COO नेगेटिव बचेगा, एक मोल एसीटेट आयन का, और क्या बचेगा, लैम्डा इन्फिनाइट H धनायन बचेगा। इन दोनों का योग समीकरण 1 से अगर तुलना कर दिया जाए तो ये किसके बराबर आ गया, इस तुलना करने पर तो ये आ गया एसिटिक आयन, एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता को आ गया। तो अगर सवाल में इसका मान x दिया जाए, इस पूरे का मान इसका y दिया जाए, इसका z दिया जाए, तो वैल्यू क्या आ गई, x प्लस y माइनस z। ऐसे इसमें क्या करेंगे बेटा, करके देखिएगा रफ कॉपी में, NH4Cl को तो जो NH4Cl और NaOH की वैल्यू को तो जोड़ेंगे और NaCl की वैल्यू को घटा देंगे, ठीक है। फिर भी दिक्कत रहती है, आप पूछेंगे, मैं अगले टर्न पर भी आपको इसके आगे के अनुप्रयोगों के बारे में बताऊंगा। तो पहला अनुप्रयोग क्या सीखा हम लोगों ने, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकत्व ज्ञात करने। तो किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकत्व निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा हमें, कि सर उससे संबंधित जो वो आयन दे जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट वाले में है, 3 प्रबल विद्युत अपघट्ट लेंगे उससे संबंधित, एसिटिकम से संबंधित एसीटेट और H धनायन कहां से मिलेंगे, एसीटेट आयन मिल जाएगा हमको किससे, सोडियम एसीटेट से, और H धनायन मिल जाएगा HCl से। लेकिन इसमें हमको कौन भी आयन मिलेंगे, Na भी मिलेगा, Cl मिलेगा, तो तीसरा प्रबल विद्युत अपघट्ट ले लो NaCl, जिससे वो एक दूसरे की वैल्यू को काटा जा सके। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। फिर भी दिक्कत रहती है, अपन फिर आगे डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं कल, मतलब अगले वीडियो की तरफ। जब तक आप इसे ध्यान से पढ़िए समझिएगा, कोई दिक्कत है तो अपन खड़े हैं, फिर बताएंगे किसी मॉड्यूल में, आप तो बस कह देना। ओके, थैंक यू।